नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। धरती पुत्र, नेताजी, समाजवादी चिंतक, पूर्व रक्षा मंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इस सम्मान को लेकर के एक राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। सच बात तो यह है कि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें मोदी और अमित शाह ने मिलकर के एक बड़ा दांव खेला है और सपा अचानक इस सम्मान को सुनकर भी अतब्रब है। अखिलेश जी का कोई अधिकृत बयान तो अभी तक नहीं आया है। सुबह वो कहते हैं कि नेताजी का सम्मान करने के लिए जरूरी है कि चीन के कब्जे में जो जमीन भारत की है उसे लौटाया जाए। ये बयान उनका आया, लेकिन उनकी जो 2 बहुएं हैं, डिंपल यादव कहते हैं, आज उन्होंने मैनपुरी में कहा कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मतलब डिंपल यादव खुश नहीं है। वही उनकी दूसरी बहू अपर्णा यादव, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से, वो कहती है कि इन बातों से ज्यादा अच्छा ये है कि पुरस्कार को एक्सेप्ट कर लिया जाए। उन्होंने भी कहा कि नेताजी कहते थे कि जो सम्मान मिले उसे स्वीकार कर लो। चाचा शिवपाल जो अखिलेश के हैं, उनका भी बयान ये है कि नेताजी ने युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, जवानों के बीच में बहुत काम किया है, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, करे ये तो नेताजी का अपमान हो गया। सरकार ने नेताजी का अपमान कर दिया, उन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे समेत तमाम भाजपा नेता जितने भी इस पक्ष के हैं, वो सीधे तौर पर मोदी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मुलायम सिंह की उपलब्धियां, उनकी योग्यता, उनकी उपयोगिता अटूट है, अतुलनीय है, इसलिए उन्हें सम्मान मिला है। कोई गलत नहीं है, उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में कोई दांव खेला गया है? क्या वास्तव में खास तौर से अखिलेश हाँ और ना में फंस गए हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नितेंद्र भाई। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज तो आप बहुत खुश होंगे, नेताजी को सम्मान मिल गया। और हमारे दूसरे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी से धर्म प्रकाश जी, और आपको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने भी एक अच्छा कार्य किया। और हमारे जो अच्छे विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक पांडे जी। मैं अपने इन 3 मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितिन भाई, आज तो आप बहुत खुश होंगे और निश्चित रूप से ये तो आपकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान हो गया
कि भाजपा जो है वो मुलायम सिंह को सम्मानित कर रही है, क्या कहेंगे? धन्यवाद वर्मा जी। खुशी का तो दिन इसलिए भी है क्योंकि आज 74वां गणतंत्र दिवस है। निश्चित रूप से हम ही नहीं, पूरा देश 74वें गणतंत्र की खुशियां मना रहा है और जेएमडी न्यूज के माध्यम से मैं देशवासियों, प्रदेशवासियों को भी गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहता हूँ। दूसरी बात, आज का जो मुद्दा है नेताजी का सम्मान, ये सच है। नेताजी कहते थे सम्मान सम्मान होता है किसी भी रूप में हो, और पद्म सम्मानों में तो पद्म विभूषण सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और यह सच है कि ये असाधारण कार्य पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत सारे कामों के लिए दिया गया है नेताजी को। इसमें कोई शक नहीं कि नेताजी का कृतित्व और व्यक्तित्व भारत रत्न के योग्य है। फिर भी सरकार ने जिस स्तर से जो भी समीक्षा की, नेताजी को सम्मानने के योग भारतीय जनता पार्टी ने पाया, ये हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि है। हालांकि बहुत सारे समीक्षक जो कह रहे हैं कि दांव किया है, खेल खेला है, भारतीय जनता पार्टी खेल खेलने की मास्टर है। और खेलना भी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां इसीलिए होती हैं कि वो अपने तौर तरीके से कैसे भी करके कुछ ऐसे काम करें जिससे उनका कुछ हित हो, विपक्ष को किसी तरीके से दबाव में लेने का, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे नैतिक रूप से हो, चाहे और भी तरीके से लेने की प्रयास किया जाता है। लेकिन मेरे लिए, मैं निजी तौर से जो महसूस कर पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, कि सरकार ने जिस तरीके से आदरणीय नेताजी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया, इससे हमारी पहली उपलब्धि, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके, हालांकि बड़े नेता तो उस तरीके की चर्चा नहीं करते, लेकिन छदम नेता जिस तरीके से नेताजी को लेकर कभी कभी कुछ घटनाओं को लेकर के जिस तरीके से उनके कृतित्व पर जिस तरीके से लांछन लगाते थे, आज वो धुल गया। भारतीय जनता पार्टी ने ये स्वीकार किया कि नेताजी का जो कृतित्व, नेताजी का जो व्यक्तित्व है वो इतना विशाल है कि हम कितना भी कम करके आंकें, तो अगर भारत के सर्वोच्च सम्मान के योग्य नहीं आंक पाए तो भी कम से कम भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए नेताजी का सम्मान किया। ये समाजवादी पार्टी और उन तमाम शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, मजलूमों के लिए एक बड़ी उपलब्धि भरा दिन है, जिनके लिए नेताजी जीवन पर्यंत संघर्ष कर। नेताजी, मेरा एक सवाल है, नेताजी के लिए ये सम्मान की बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मेरा सवाल ये कि डिंपल और अपर्णा, इन दोनों में किसकी बात से आप सहमत हैं? डिंपल जो है वो खुश नहीं है, वो भारत रत्न मांग रही है, और अपर्णा कह रहे अरे अब इसको एक्सेप्ट करिए, कहाँ आप चक्कर पड़े, और जैसा आप ये भी कह रहे थे कि नेताजी कह रहे हैं जो सम्मान मिले उसको स्वीकार कर लीजिए। देखिए, आदरणीय डिंपल जी और आदरणीय अपर्णा जी, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह पर हैं। ये पहली चीज कहना गलत है कि खुश नहीं है। ये शब्द कहीं नहीं आया कि हम इससे खुश नहीं हैं। असंतुष्ट होना और खुश ना होने में फर्क होता है। तो ये सच है कि नेताजी का जो कृतित्व और व्यक्तित्व था वो भारत रत्न के योग्य था। ऐसे सभी समाजवादियों की, और ही नहीं बल्कि देश के तमाम जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग थे, उनकी ये नेताजी के जाने के बाद से ये मांग रही है कि नेताजी का जो कृतित्व और व्यक्तित्व था वो इस योग्य था कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। आपने बहुत सही बात है, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात को स्वीकार कह रहा हूं आगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको इस योग्य माना, ये हम समाजवादियों, तमाम शोषित वंचितों के लिए उपलब्धि भरा दिन है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। इस पर सबको एक राय से जो उन्होंने सम्मान दिया उसे मुझे स्वीकार करना है, और इस पर मुझे कोई कहना जी मैं स्वीकार करता हूं। बहुत बड़ी बात कह दिया नितिन जी ने। आप लोग हमेशा लांछन लगाते थे मुलायम सिंह पर, नाना प्रकार के, क्या नहीं कहा गया उनके लिए बीजेपी की ओर से? और यदि ये कहा जाए कि जो एक भूमि बनाई मुलायम सिंह ने, उसमें ही आपने फसल काटी और बीजेपी जो है केंद्र तक पहुंच गई, क्या वास्तव में जो आप आरोप लगाते थे
मैं बार बार उसका नाम नहीं लूंगा कि क्या क्या नहीं आपने कहा। क्या आज आपने सम्मान दे करके क्या ये सिद्ध कर दिया कि नहीं नहीं, हम जो लोग लांछन लगाते थे नेताजी पर वो बिल्कुल गलत थे। नेताजी एक सच्चे इंसान, सच्चे नेता, सच्चे समाज सेवी थे। ये सम्मान दे करके आपने ये सिद्ध कर दिया। क्या कहेंगे बताइए। पहले तो मैं सभी जो हमारे लोग इस डिबेट को देख रहे हैं, जीएमडी परिवार को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपने जो बात कही, मैं एक प्रतीकात्मक बात से अपनी बात को शुरुआत करूंगा। भगवान राम की पत्नी का अपहरण रावण ने किया था। मान्यता यह है कि जब रामेश्वरम की स्थापना, रावण को हराने के लिए, रावण का वध करने के लिए भगवान राम जा रहे थे, तो उन्होंने रावण की पांडित्य योग्यता देख करके रामेश्वरम की स्थापना में पुरोहित के रूप में रावण को बुलाया। गुण और अवगुण सिक्के के दो पहलू हैं, होते हैं। हमने गुणों का सम्मान किया। इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई अवगुण, अगर कोई है तो वो, ये कोई क्लीन चिट नहीं है, कोई सरकारी मुकदमा नहीं है कि साहब आपको क्लीन चिट मिल गई अब बाकी सब चीजें नहीं। क्या रावण को पुरोहित बनाने से जो रावण का गलत काम था वो तो नहीं समाप्त हुआ। जहां तक हम पर आरोप क्या लगते थे, पहली बात तो ये कि ये पद्म विभूषण देना सरकार का काम है। सरकार माने बीजेपी नहीं होता है। आज हम सत्ता में है, पहले कांग्रेस थी, कभी सपा हो जाएगी, कोई होगा या था, तो ये तो सरकारी विवेचना है। और पद्म विभूषण या पद्म सम्मान इसलिए दिए जाते हैं कि आपने किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया। नेताजी ने अपना विचारधारा हमारी उनकी अलग रही होगी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से काम किया, एक छोटे से समाजवादी आंदोलन समाप्त हो रहा था, उसको कहीं पर ले आए। मैं उस पर आगे मीमांसा में नहीं जाऊंगा कि समाजवादी आंदोलन जो वर्तमान है उसमें क्या अच्छाइयां क्या खराबियां, लेकिन सतत रूप से वो कार्य करते रहे। एज ए व्यक्ति के रूप में हमने कभी उनकी आलोचना नहीं की, उनके तत्वों की आलोचना की होगी। एज ए मैन हमने कभी आलोचना नहीं। तो आप ये मान लेंगे आपको आपने सम्मानित कर दिया, आपको कुछ मैंने आप मेरा जो प्रतीकात्मक उसको मतलब आप या तो ये मान ले नहीं, मैं ये राम ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए रावण को बुलाया और पुरोहित बना दिया, तो मैं ये फिर मान लूं कि आपने भी उनको सम्मान दे करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2024 की जो रणनीति है उसके तहत आपने सम्मानित किया। नहीं, मैंने पहले स्पष्ट किया, ये सरकार का निर्णय है। ये पार्टी का निर्णय नहीं है। और पार्टी और सरकार नहीं ऐसा देखिए, एक बात बताइए कि सुभाष चंद्र बोस को कितने वर्षों तक भारत रत्न से डिप्राइव रखा गया आपने दिया? इसका नहीं, जब तक उनको जब तक उनको भारत रत्न नहीं दिया गया था, वो बेचारे मर गए, उनको भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। तो क्या जब तक भारत रत्न नहीं दिया गया था तब तक सुभाष चंद्र बोस कोई अपराधी थे क्या? नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक बात। और ये सम्मान हमारा विरोधी हो, पक्ष का हो, लेकिन गुण का जो प्रशंसा है या गुण के कारण जो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वो हकदार हैं, उसको देने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हम समावेशी राजनीति करते हैं, हम घृणा की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक बात है। जो आज ये बयान भी आया, सबका साथ, सबका विकास, सबका लेकर के आप चल रहे हैं। आलोक जी, आप इस निर्णय को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं 2024 का चुनाव एक अच्छी रणनीति, और ये रणनीति अगर आप देखिए तो मैनपुरी के चुनाव से चल रही है। मैनपुरी चुनाव में किसी भी नेता ने सीधे मुलायम सिंह पर कोई हमला नहीं बोला, कोई बड़ा नेता वहां बुलाया भी नहीं गया कि वो आकर के स्पीच दे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे क्लीन चिट दे दी गई हो कि नहीं ठीक है अब। और एक ये दिखाया गया, क्या ये वास्तव में आम यादों को रिझाने के लिए ऐसा किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जो है यादों को भी अपने पक्ष में लाने के लिए सतत प्रयत्नशील, क्या उसकी ये रणनीति है क्या?
नहीं, निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ये पद्म विभूषण श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया है। और जो हमारे साथी कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा सम्मान किया गया, सवाल छोटा सा उठता है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह को भाजपा, मुलायम सिंह के सहारे मतलब यादव वोटों को साधने की जो है आप जो भाजपा की कोशिश है ये चल रही है। आप याद करिए जब योगी राज के प्रथम शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर आप याद करिए कि कान में नरेंद्र मोदी जी और मुलायम सिंह जी कुछ फुसफुसा रहे थे, बड़ी चर्चा परिचर्चा हुई थी, तमाम सारे उसमें मीम्स वगैरह बने थे, तो तब से ये कहीं ना कहीं चल रहा था। अब बात आती है जैसा कि हमारे साथी वक्ता ने कहा कि मुलायम सिंह जी की व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके राजनीतिक क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में किए हुए कार्यों को देखते हुए उनको पद्म विभूषण दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पिछले 8 वर्षों से काम कर रही, 9 वर्षों से कर रही है, 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं। क्या पिछले 9 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को याद नहीं आया कि नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह जी ने क्या क्या कार्य किए हैं? अचानक उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद ही कैसे याद आ गया कि भाई उनको भी दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यदि पिछले वर्ष दिया गया होता तो मुलायम सिंह जी बताते कि नहीं भाई ये तो मुझे सम्मान लेना ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को दांव उल्टा पड़ जाता। वो निश्चित तौर पर जैसा कि मुलायम सिंह जी बड़े मुखर व्यक्तित्व थे और सारी बात खुल के कहते थे मंचों से, कभी उनके मुखर बयानों को लेकर उनकी बड़ी आलोचना भी हुई, तो बात यही को तुमसे खंडन करते नहीं, मुझे लेना नहीं है, अगर पुरस्कार ठुकरा दिया जाता मुलायम सिंह जी वैसे व्यक्तित्व के द्वारा तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ज्यादा भद्र बिटती। अब वो कहने वाले हैं नहीं, और ये पुरस्कार ना लेकर के अखिलेश किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ऐसी है, क्योंकि जो 109 पद्म पुरस्कार दिए गए और उसमें जो 6 पुरस्कार पद्म भूषण के हैं, तो उसमें केवल एक नाम ऐसा दिख रहा है मुलायम सिंह यादव, जिसपे की कंट्रोवर्सी चल रही है। अगर समाजवादी लोगों को सम्मान दिया जाना था जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को आगे किया, तो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया का नाम चुना जाना चाहिए था, जनेश्वर मिश्र जी का नाम चुना जाना चाहिए था। अगर पूरे देश के स्तर पर देखा तो कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर जी का नाम चुना जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों की याद क्यों नहीं आई? क्योंकि इस वक्त वो लोग वोट बैंक को इधर उधर करने की स्थिति में नहीं है। कोई भी नाम, जो 3 नाम मैंने लिए, ऐसे बहुत सारे नाम है देश में, 1 दर्जन से ज्यादा नाम है, यदि इसको समाजवादी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही नितिन भाई। निश्चित रूप से माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, जैसा कि आलोक ने संकेत भी किया, कि ये फंस गई है। अगर आप ये कहते हैं नहीं लेंगे तो फिर होगा देखा ये पिता के कभी साथ रहे हुए, इन्होंने तो हमेशा इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की, पिता का अपमान कर दिया, अभी मरने के बाद भी अपमान कर रहे हैं, ये स्थिति। अगर वो कहते हम लेते हैं तो बस वही मायावती, ओवैसी और सब लोग एक साथ करके देखा कैसे मिली भगत है भाजपा की और सपा की, और हम पहले से कह रहे थे और देखो साफ उजागर हो गया। तो भाई साफ शशुंदर वाली स्थिति सपा की हो गई है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? वर्मा जी, बिल्कुल आपने सही समीक्षा कर दी। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया है। एक तो मूल सिद्धांत जो हमारे भाई आलोक जी कह रहे थे, यादव वोट बैंक पर उनकी नजर, क्योंकि ये चुनाव देश के पैमाने पे होने जा रहा है 2024 का, और उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में जो यादव कम्युनिटी है, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, यहाँ बहुत ही डोमिनेटिंग कौम है। खासतौर पर गुजरात तो और मध्य प्रदेश का यादव तो अधिकतर सच्चाई ये है कि वहां 2 घरों में बटा, तो जो अधिकतर हिस्सा, बड़ा हिस्सा है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो 2024 में माननीय मुलायम सिंह यादव को चूंकि पूरे देश के लोग नेता मानते थे, एक तो टारगेट उनका वो कि उत्तर प्रदेश के अलावा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का सीधे सीधे क्षेत्र होने के नाते आमने सामने का मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन इसके अलावा पूरे देश में यादव कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर आकर्षित करने का इस तीर से काम करना चाहती है। दूसरा जो अभी आपने समीक्षा कर दी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिससे भारतीय जनता पार्टी 80-20 को बांटने का कोशिश करती थी, उस कम्युनिटी को सीधे सीधे संदेश देने का काम किया कि देखिए हमारे साथ तो
इनके अच्छे मधुर संबंध है और हम ये काम करेंगे तो ये कम्युनिटी इनसे कट करके कहीं दूसरी तरफ जो आपने नाम लिए कि इन लोगों को और ये दोनों भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जिनके आपने नाम लिए, वो दोनों इसी प्रोपेगेंडा को चलाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस काम को बखूबी करवाएगी। लेकिन मैंने जो पूर्व में बात कही कि उत्तर प्रदेश की जनता और खास तौर पर जो शोषित वंचित समाज है, जो अम्बेडकरवादी लोहियावादी लोग हैं, अब इस पूरी चाल को, जिसको डिप्लोमेसी कहें, कूटनीति कहें, इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि हर समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अखिलेश फंस तो गए, इसीलिए तो अखिलेश क्यों नहीं खुलकर बोल रहे हैं? बोले खुल करके कि हम इसको स्वीकार करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, या फिर जो भी कहना हो कहे, तो इसीलिए तो नहीं कि वो फंस गए ना, पसो पे से पड़ गए हैं। देखिए, पार्टी में जब जिससे बात की जाती है वो उस समय जवाब दे रहा है। आपने डिम्पल जी से बात की, डिम्पल जी का हमारे सांसद है मैनपुरी की, उनकी उत्तराधिकारी सीट पर है, उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। पार्टी की प्रवक्ता के इंस्टेंस से मैं बैठा हूं, मैंने उस बात का बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दिया। हमारे लिए मैंने क्या कहा कि आदरणीय नेताजी का जो कृतित्व और व्यक्तित्व था, निश्चित रूप से देश का सर्वोच्च नागरिक मान के, तो धन्यवाद जी, आप ये तारीफ अपनाएंगे कि जब जहां पर जिसके बाद वोट बैंक होगा उसको सम्मानित करेंगे। अभी आलोक जी ने कई नाम ले लिए, लोहिया का नाम ले लिया और जनरेशन मिश्र का नाम लिया, आपने उनके बारे में कभी नहीं सोचा, या फिर जीते जी नहीं किया। बल्कि सच बात तो यह है कि आपने उनके जो कृतित्व था या उनका जो व्यवहार था उसको भुलाने का काम किया। अगर 2019 के चुनाव पहले पार्लियामेंट में खाली शुभकामनाएं देते हैं तो आप चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता देते हैं, देखो देखो हमको तो शुभकामनाएं मिल गई है, और कहा अब दूसरी सरकार बन ही नहीं सकती है, सब कुछ हो गया, और आप बुला रहे हैं। इसके बाद अब आपने देखा कि भाई बड़ी सहानुभूति है मैनपुरी में, जिस तरीके से शिवपाल कह रहे हैं कि हम देखो चुनाव लड़ना जानते हैं, हम आगे बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। तो जिस तरीके से तो आपने एक नई रणनीति बना ली, जैसे कि आप कहीं पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लिए जा रहे हैं, कहीं आप घर जाटों को लिए जा रहे हैं कहीं, और अब आपकी नजरें जो है यादव समाज पर भी है, इसलिए आपने उनको सम्मान दिया है। क्या कहेंगे? मैं भ्रमित हो रहा हूं। भ्रमित हो रहे हैं? भ्रमित ये हो रहा हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी को अगर पद्म विभूषण दिया गया, किसी के बारे में विचार कब हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, तो क्या मुलायम सिंह जी पद्म विभूषण के योग्य नहीं थे? ये एस्टेब्लिश हो जाए। ये कहाँ कोई कह रहा है? वो तो इसका क्या कर्पूरी ठाकुर ज्यादा बढ़ जाते हैं, राम मनोहर लोहिया ज्यादा बढ़ जाते, फलाने ज्यादा बढ़ जाते, उनको याद नहीं किया गया। ये है भाई, हमने आज पहली बात हमने आज मुलायम सिंह जी को याद किया, सरकार ने याद किया, भारत सरकार ने याद किया। तो आप ये कह दीजिए कि भाई मुलायम सिंह जी को मत दीजिए, पहले कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात कर लीजिए, पहले जनेश्वर मिश्रा के बारे में बात कर लीजिए। उनसे पूछ के किया गया? क्या उनसे पूछ के किया? आप तो शायद वर्मा जी, प्रक्रिया एक है, हाँ है, पद्म पुरस्कारों के लिए बिल्कुल नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, हाँ, जनता का कोई भी आदमी कर सकता है उसमें, ठीक खुली प्रक्रिया है। ठीक, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज इस प्रकार का प्रश्न उठा रहे हैं, उन्होंने कब उनके नामों को प्रपोज किया? कोई है इतिहास? हम वो कांग्रेस की राजनीति नहीं करना चाहते कि एक तरफ हम संविधान का निर्माता बताते हैं, भारत रत्न देते हैं, और उसके खिलाफ क्या आप बताएंगे कि मुलायम सिंह का नॉमिनेशन किसने किया? क्या मुलायम सिंह का नॉमिनेशन अखिलेश ने किया? अब ये साइट में जाकर के आप देखें, साइट में जाकर देख लें, मैं ये कह रहा हूं। इसके पहले कोई आज मान लीजिए हमने 4 को नहीं दी, 4 के बारे में हम किन्हीं कारणों से कुछ नहीं आया सरकार के अंदर, भाई 50 साल 60 साल तक तो सरकार उनकी रही कांग्रेस की। ठीक, अब पहला ये प्रश्न होना चाहिए, सम्मान है। हमने तो बात मेरा सीधा आपसे सवाल, सीधा आप बता दीजिए, आप केवल उनको भुलाने का काम करते हैं, शुभकामनाएं दे दी है और कहा कि दूसरी सरकार आई नहीं सकती है। देखिए ये बात मैनपुरी में भी कही गई थी, मैनपुरी सर मैं आप ही की बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपने ये कहा कि आज अगर मुलायम सिंह जी को ये दे दिया गया तो जिन बातों के लिए उनकी आलोचना होती थी उसको हम कहते हैं गलत है, हम गलत आलोचना करते थे। आप ये क्यों कहते हैं? भाई एक चीज, अच्छी चीज
पहली बात तो ये निर्णय होना चाहिए कि मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया गया ये अच्छा या खराब है। हम तमाम चीजों के बारे में मीमांसा बहुत करते। तुलसीदास जी ने जितना रामायण लिखते समय नहीं सोचा होगा, उससे उनको प्रसाद मिल तो रहा है। देख लो, बेचारे इतने लिख गए, यही प्रसाद दे रहे, ये बीजेपी वाले भी दे रहे, सपा वाले भी दे रहे, अरे क्या आपके लोग नहीं दे रहे? सब दे रहे हैं। एक मिनट बात पूरी हो जाने दीजिए जी। उन्होंने जितनी पीएचडी उनके ऊपर हो गई, हाँ, जितना साहित्य लिख दिया गया, वो जितना रामायण का साइज है उससे कम से कम 1000 गुना। तो कई बार ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं उसकी जो मीमांसा अगला करता है, उस मीमांसा के लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। हमने एक अच्छा काम किया, आपको अगर नापसंद है तो यू मस्ट हैव डेयर, ठीक साहब गलत है। चलिए हम प्रकाश जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बताइए बताइए। हम प्रकाश जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने कहा सम्मान को सम्मान के नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये एक तो एक बेसिक्स है, सम्मान को सम्मान के नजरिए से देखा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान कृत्य है अभी मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देकर के, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि सम्मान को सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, इसको राजनीति के दृष्टिकोण से देखा गया। आपने नॉमिनेशन की बातचीत करी, पहले तो पता किया जाए कि भाई नॉमिनेशन किया किसने। अगर हमको किसी व्यक्ति विशेष को अलंकृत करना है तो हम कर देंगे। अगर हमको आपको पद्म विभूषण दिलाना है, और मेरे हाथ में वो चीज है, हम कहते हैं कल को पद्म विभूषण जो है फलाने फलाने व्यक्ति के दिया, जब नॉमिनेशन कर देंगे, अपने व्यक्ति से नॉमिनेशन करा दिया जाएगा। और यदि देने की बातचीत है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि चलिए आप तो अन्य विचारधाराओं की बात छोड़िए, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, क्या आपके उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, क्या ये लोग सम्मान के हकदार नहीं थे? आप तो इनका नॉमिनेशन करा सकते थे, ये तो आपकी विचारधारा के थे। आप अपने पार्टी के कार्यालय से 10 नॉमिनेशन भिजवा देते, क्यों नहीं आप इनको भिजवाए? वो तो आपकी विचारधारा के थे। आप जिस बेस पे आज खड़े हैं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी आप होने का दावा करते हैं, आप उन्हीं की लगाई पौध रहे। आपने उनका नॉमिनेशन क्यों नहीं कराया? ठीक बात, मैं फिर आज आप वो करा रहे हैं। आपने अभी प्लीज अभी आप नॉमिनेशन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक जो राजनीति करी उत्तर प्रदेश में, गैर यादव गैर जाटव, अब आप सोच रहे हैं आपका एक प्रयोग विफल हो गया। अभी आपने कुछ वर्ष पहले प्रयोग किया 3 तलाक के खिलाफ प्रतिबंध, आप उसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक अच्छा फैसला कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे मंशा ठीक नहीं थी। कहीं ना कहीं था कि हमको पसमानदा मुसलमानों को वोट मिल जाएगा, हमको मुस्लिम महिलाओं को वोट मिल जाएगा, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। अब आज आप यादव मुर्दों को, आप कहते हैं यादव में 2-3 होते हैं, एक क्या कमरिया यादव होते हैं, तो आप सोचे कमरिया यादव पढ़ा लिखा होता है, कम से कम हम मुलायम सिंह यादव के बहाने उसको अपने पक्ष में कर लेंगे। ये फैसला कितना वाजिब होगा ये तो 2024 में चुनाव बताएगा, लेकिन चुनाव ये जो पद्म विभूषण के सम्मान दिया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा स्पष्ट रूप से दिखती है। अगर आपके मैं बात करता हूं, मेरी कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई थी, कुछ दिन बाद सार्वजनिक जीवन रहता है, कई लोगों ने कहा, बोले ये वही व्यक्ति है जिसने नारी सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई। प्लीज आप क्षमा मत तो आपके नेताजी के लिए कह रहा हूं, उन्होंने भले मंच से कहा कि बलात्कार तो हो जाता है, लड़कों से गलती हो जाती, माफ कर देना चाहिए, मेरी सरकार आएगी मैं बलात्कारियों को फांसी की सजा का कानून रद्द करा दूंगा। मुलायम सिंह जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर काफी बवाल किया। मुलायम सिंह जी ने कहा कि पार्टी में सुंदर महिलाओं को होना चाहिए, इससे वोट मिलता है। भाजपा ने इस पे हंगामा किया। मुलायम सिंह जी ने एक महिलाओं को लेकर के बयान किया था, बिल्कुल याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो उसे आरक्षण को लेकर कहा था कि वो परकटी आ जाएंगी, इस टाइप का हम तो गायब हो जाएंगे, हम लोग तो गायब हो जाएंगे, हमारे यहाँ तो गाँव की महिलाएं हैं वो बेचारी कहीं नहीं रह जाएंगी। ये बढ़ और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा इससे बवाल करती रही। हाँ, जो तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, आप नारी सम्मान की बात करते हैं, 1995 में गेस्ट हाउस कांड क्या हुआ, एक नारी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की एक जागृत नारी के खिलाफ जो राजनीति में सक्रिय थी, उसने उसके साथ अपनी सरकार बनाई, आपने उसके साथ गेस्ट हाउस में क्या किया? आपने बताइए, आपने और आपने उस पर हंगामा किया। आपने कहा हमने उस नारी को बचाया। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि राजनीतिक महिला का। इससे पहले 1990 में जब अयोध्या में गोलीकांड हुआ, आप उसी के दम पर चल के आया कि यह हत्यारा है, राम भक्तों का हत्यारा है। अभी आप लोग कुछ दिन पहले तक ये बात कहते रहे, जब 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह ने स्वीकार किया कि हाँ मेरे कहने पे गोली चोली चलाएगी, आपने फिर उस बात को भुलाने की कोशिश करी, ये हत्यारा है, राम भक्तों का हत्यारा है, सारी बातें भूल गए और मुलायम को मौलाना मुलायम अब्दुल्ला मुलायम की एक उपाधि दे दी गई। ठीक बात है, सारी बातों को बर्बाद। आपके बीच का आदमी है, आपके बीच का जो भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता नेता आज क्या महसूस कर रहा? बोल नहीं रहा, क्योंकि वो आप लोगों ने लगा रखा टेप, बोल नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके का लोग ने सवाल खड़े किए उनका क्या जवाब है बताइए।
मतलब ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसी डिक्टेटरशिप चल रही है कि यदि बोला जाएगा जो बोलेगा वो एक युगल जोड़ी के खिलाफ अगले दिन भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो गया। चलिए धर्मप्रकाश जी बोलिए, बहुत कड़ी बात कह दी आपने। कड़ी बात बिल्कुल कह दी, हाँ, लेकिन इस कड़ी बात का क्या मैं अर्थ ये लूं कि मुलायम सिंह इस लायक नहीं थे कि पद्म विभूषण दिया जाए? नहीं, आप पहले ये बताइए। हाँ, हम दुनिया की बात नहीं जानते। हाँ, अगर हमने दिया, हाँ, हमने गलती की, हाँ, आप बता दीजिए, आप प्रपोजल भेज दीजिए। ये मुलायम सिंह जी धर्मराज जी, आप उसको उधर मत ले आइए। आप आप अपने मेरा सवाल केवल ये है कि ये आपने अपने, जैसा कि आलोक भी कह रहे हैं, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2024 चुनाव के लिए यादों को रिझाने के लिए आपने सम्मान दिया। सीधी बात ये कौन कह रहा है कि गुण और दोष कौन बता रहा है? मैं अभी चर्चा में ये आया जैसे, हाँ, कि सब चीज का राजनीतिक लाभ मिलता है क्या? हाँ, हमने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए 3 तलाक का कानून लाए, उसका तो उल्टा हुआ, हमें मुसलमानों को वोट नहीं मिला। ठीक, फिर आप हर चीज को राजनीतिक चश्मे से क्यों देखते हैं? कहे तो एक बात आप बताइए, आज आप कहिए कि अगर 26 जनवरी को मुकथित बुलाया जाता है, कभी अमेरिका किसी भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई बुलाया जाता, उसके साथ तमाम अच्छाइयां बुराइयां जुड़ी होंगी, अगर उसके राजनीतिक अर्थ लगाने लगे हर समय, कहा बात आप हम सीधी बात एक लाइन में और बता दीजिए, क्या आपके प्रयास लगातार नहीं चल रहे? क्या मनमोहन सिंह जी पुण्यतिथि पर वर्चुअल संबोधन कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या माने इस तरीके से जो है उनके परिवार पर डोरे डाले गए? हालांकि आपने कोई महत्व अभी तक नहीं दिया है, लेकिन आपने तो सब वही क्या प्रयास तो पूरी तरीके से आपकी पार्टी वही कर रही है। आप ये बताइए, हाँ, कि हम करें तो दुष्कर्म, दूसरे आप करें तो रासलीला, तो दूसरे बता दो फिर क्या? अगर ऐसा किसी और ने किया हो उसका नाम बताइए। सपा वालों ने बात कर दिया। सपा, देखिए, सपा कभी इस स्थिति में नहीं रही कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी सम्मानित, सपा तो कभी इस स्थिति में रही नहीं। नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रदेश स्तर पर सम्मान होता है। अरे बहुत प्रदेश स्तर यशस्वी सम्मान भाई प्रदर्शन। जो व्यक्ति थोड़ा एक मिनट जाइए, मुझे पूरी बात कर लेना दीजिए। मुझे ये बताइए, जो सम्मान देने वाला है वो बड़ा होता है कि सम्मान लेने वाला? यशस्वी सम्मान कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि मुलायम सिंह जो सम्मान को देने वाले थे वो मुख्यमंत्री थे। एक बात समझिए, आप ये क्यों कहते हैं? मैं सीधा मतलब इन पूरी चर्चा के लिए आ रहा है कि मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दे करके ये उनकी योग्यता से बहुत बड़ी चीज हो गई, ऐसा मुझे प्रतीत होने लग गया है, जबकि हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से घेराबंदी सपा की कर दी गई है, अब क्या सपा को विचार नहीं करना चाहिए? और साथ में जो मैंने भी मनमोहन सिंह जी का भी नाम ले लिया, चौधरी साहब का, उनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो ये कुल मिलाकर के अगर आप पूरी गणित देखें तो वो केवल यादव वोट बैंक को लगाने को साथ में लेने का एक प्रयास है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने, यूं कहे केंद्र सरकार ने, यूं कहे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल यूपी में खेला, इसलिए भी उसके 2 कारण थे। एक तो एकदम आप 111 सीटें ले आए जो नहीं चल रही थी, दूसरा अभी जो मैनपुरी में जिस तरीके से आपने जीता है, तो ये तो मान लिया गया कि भाई मुलायम सिंह का एक बहुत बड़ा जमीनी आधार रहा है। तो आपको ये नहीं लगता है कि अब निश्चित रूप से आप फंस गए? अब आपके पास कोई इसकी काट होगी कि नहीं होगी? वर्मा जी, ये कोई पहली बार थोड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हाँ, इसके लिए काट ढूंढनी पड़े। हम लोग तो सदैव इसके लिए तैयार रहते हैं। तो क्या आप ये देखिए, अच्छा आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आप दोनों बहुत अच्छे नाम लिए। चौधरी साहब की बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विद्यालय में यादव महासभा के तहत एक कार्यक्रम आयोजित कराया गया, और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में उनके पुत्र ने यह कह दिया कि मैं हूं तो आदरणीय नेताजी के साथ, मुलायम सिंह के साथ, मेरा बेटा जरूर अगर स्वतंत्र जाना चाहे तो चला जाए। आज भी वो जो राज्यसभा सांसद थे, उनके सारे पुत्र वो आदरणीय नेताजी अखिलेश जी के परिवार के साथ में, उनका बेटा भी कसमखस में रहता है। और उसके बाद में उसके ससुर की जो दशा कर दी दीपक यादव की, वो पूरे देश से छुपा नहीं है। 270 करोड़ की रिकवरी लेकर के जिस तरीके उसको जेल में डालने का काम किया, उससे कितना यादव समाज खुश हुआ होगा
होगा ये तो स्वयं वो जान सकते हैं। दूसरी बात, नेताजी अभी मंत्री चुनाव को उदाहरण ले लीजिए। आपने कहा माननीय योगी जी ने 2 बड़ी रैलियां की वहां पर, करैल में की, पुरी में की जा करके, और दोनों रैलियों के भाषण की जो शुरुआत हुई थी कम से कम 15 से 20 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेताजी के कृतित्व व्यक्तित्व पर ही कम से कम प्रकाश डाला। हमने उसका स्वागत भी किया और हम लोगों ने इसको प्रूव किया कि देखिए नेताजी का कृतित्व व्यक्तित्व यह है कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विपक्ष की जो सरकार, हमारी सरकार है, वो हमारे नेता पर उंगली उठाने की हैसियत पे नहीं है। तो आप किस मुंह से हमारे छोटे कार्यकर्ता नेताजी पर लांछन लगाएंगे? और आलोक जी ने जैसे बहुत सारी बातें कह डाली, तो उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कहते हैं, हम लोग हर डिबेट पे उनको फेस करते हैं। तो एक बात तो तय हो गई। और बयान देखिए किस मौके पर कौन सा बयान दिया जाता है, ये बात लड़के में गलती हो जाती है। राजनाथ जी ने वहां पर कश्मीर के मुद्दे में कहा जब पीडीपी की सरकार बनी, पत्थरबाजों को छोड़ने की बात है, राजनाथ जी ने कहा, लड़के में गलती हो जाती है। वो भी एक हेडिंग बनी थी। तो आदरणीय कल्याण सिंह जी का नेताजी का कई बार गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 2 व्यक्ति उस आंदोलन में मुख्य हीरो के रूप में उभरे। एक को जिसको बार बार अपने एक सांकेतिक उदाहरण से संबोधित कर रहे थे, एक व्यक्ति को उस तरह चेहरे में प्रस्तुत किया गया और दूसरे उनको आराध्य राम के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया गया, कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह जी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस घटना के बाद उस हीरो को, जिसकी वजह से आज ये सत्ता में बैठे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकालने का काम नहीं किया? और उसके बाद वो आदरणीय नेता ये साथ मिलकर के क्या सरकार में नहीं आए, क्या चुनाव नहीं लड़े? क्या राजनीति बनती हुई करती है? ये बताइए, सही है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी एक प्रोपेगेंडा चला रही थी। पिछली सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से उनके नेता मिलते थे, बोले ये सही है, यूपी में अखिलेश बहुत अच्छे, केंद्र में मोदी, यूपी में अखिलेश, ये कह के आए थे और छलावा किया। कुछ लोग उस पर आ भी गए और कुछ वोट गया नहीं था। वो जो पहला चुनाव 2014 में हुआ, जिसमें योगी जी, माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें तो यूपी में यही प्रचार होता था, पूरा सुबह से निकलता था और हमारे कार्यकर्ताओं के पिछड़ों के पास जाता था, बहुत बढ़िया सरकार चला रहा है, बहुत बढ़िया है, यूपी में अखिलेश अच्छा है और केंद्र में मोदी। तो ये सब छलावा होते हैं। क्या असर आपको दिख रहा है खासतौर से यूपी में, क्योंकि यूपी की ही पूरी राजनीति है और चूंकि यूपी से ही सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, इन्होंने टारगेट भी 80 का बढ़ा रखा है कि 14 सीटें हारी हुई, इन पर दिमाग भी लगा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या असर होगा इसका? मतलब मुझे तो लगता नहीं कि 2024 के चुनाव में यादव वोट बैंक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जी, तो 1-2% लोग जो कि अखिलेश जी की कार्यशैली से नाराज हैं। हकीकत ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो अटल अडवाणी युग के थे, वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से नाराज हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए भाजपा छोड़ के जा नहीं सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कि मुलायम सिंह जी के साथ में रहे और आज वो अखिलेश जी की कार्यशैली से कहने के संतुष्ट नहीं है। अब वो जब देखेंगे कि हमारे आराध्य, हमारे नेताजी को, हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को सरकार ने सम्मानित किया है, उनकी जीवन ना रहने के बाद उनको कम से कम याद किया, जब भी याद किया, जैसे याद किया, ऐसे 1-2-3% की मैं बात नहीं कर सकता। नहीं तो फिलहाल ये जो एक सम्मान पे राजनीति करी है भारतीय जनता पार्टी, इसका मुझे तो लगता है 2024 में यादव वोट बैंक के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता दिख रहा है। कोई नहीं दिखता है। धर्मप्रकाश जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जितना डिस्कशन हुआ जी, उससे मुझे लगता है कि बाकी लोग भयातुर ज्यादा हैं। उन्हें बड़ा भय, हर चीज में भय होता है, इससे यादव खिसक जाएगा, इससे मुसलमान खिसक जाएगा, इससे राजनीति है तो क्या करें। तो जब राजनीति से आप देख रहे हो, हमने मुलायम सिंह जी को जो सम्मान, हमने, हमारा शब्द भी गलत है, हम सरकार नहीं है, हमारी विचारधारा की सरकार है, लेकिन कुल मिलाकर भारत सरकार है। अगर किसी को दिया है तो इस पे इतनी रार नहीं होनी चाहिए, उस सम्मान का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहना कि तुम योग्य थे इसके, तुमको ये नहीं मिला, ये आकांक्षा जगाने वाली बात। अरे भाई, तुमने तो कभी कुछ नहीं दिया। भाई मुलायम सिंह को आप कह रहे हो कि यशस्वी पुरस्कार नहीं दिया, जब अखिलेश जी थे वो अपने पिताजी को देते थे। बस इस चीज का कि हम जो करते हैं उसमें आपको डर लगता है कि हाय राम, इन्होंने ये कह दिया, मुसलमानों के पास जाने लग गए, सब मेरा मुसलमान चला गया। यानी हम इतारी कद काठी, हमारा प्रभावशीलता इतनी है कि आपको हमारे हर
बात से डर लगता है, इसलिए अब सारे परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। हमने सम्मान, हमारी सरकार ने सम्मान दिया, सम्मान के रूप में सम्मान दिया, उसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं, और कोई असर भी नहीं होगा 2024 चुनाव में। जैसा कि ये समय के गर्त में इसके लिए सेंटर में आगे आ रहा हूँ। आदरणीय अभी हमारे वरिष्ठ जी ने कहा कि ये देखा जाएगा, मतलब मनसा कहीं ना कहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात कहने जा रहा था, मैं वही बात कह रहा था जो आलोक जी आपने कह दिया, वही मैं कह रहा कि अभी भी इनका चिंतन दिमाग उसी ओर है। अगर भाई इसे कह दे तो भाई हमने सम्मान दे दिया, खत्म हो गई बात, लेकिन अभी भी कह रहे हो देखा जाएगा, तो देखा आपने का फायदा होगा कि नहीं होगा, ये समय बताओ, हम नहीं बता सकते। अच्छा, हमने कभी देखा नहीं। अच्छा एक मिनट, फायदा होगा तो किन परिस्थितियों में होगा, कौन लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, मैं ये जानना। हमारे साथ धीरे धीरे करके देश पूरा जुड़ रहा है। नहीं, देश तो जुड़ा, पूरे सब लोग जुड़ रहे हैं। मुलायम सिंह के जो समर्थक है, जो मुलायम सिंह के अनुयायी है, जो मुलायम सिंह को धरती पुत्र कहकर के पूरा, उनमें से कितना आपके साथ उन्होंने धरती पुत्र को अपने घर के अंदर अपमानित होते देखा है। हाँ ठीक, इसकी कसम उनके अंदर भी मान गए, इसमें क्या है, आप जब इसका मतलब वर्मा जी, इसका तात्पर्य यह है कि अदर देन बीजेपी बाकी लोग हर चीज के राजनीतिक अर्थ ही निकालते हैं, और उनके इन कृत्यों से, उनकी इस आलोचना से, उनके वक्तव्यों से, अगर इसको कहते हैं विपरीत राजयोग, ज्योतिष में एक शब्द है विपरीत राजयोग, अगर विपरीत राजयोग हमारा बन रहा है तो भाई मैं क्यों रोकूं, सम्मान देश के लिए कर रहे हैं। भाई सम्मान पे अन्य विचारधारा के लोग अपने अपने विचार से निकालते हैं, ऐसा हमारे धर्म प्रकाश जी ने कहा। मैं इसी लाइन पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं भारत रत्न की लिस्ट मेरे सामने इसमें है, मैं मुख्य नाम लूंगा। 94 में राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन, उसके बाद 55 में सॉरी जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, इसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी। सरकार कांग्रेस की नहीं थी, जैसा कि धर्म प्रकाश जी ने कहा, सरकार भारत सरकार थी। भारत सरकार ने देश के पहले प्रधानमंत्री को भारत रत्न दे दिया, सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को भारत रत्न दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों हल्ला मचाया, कांग्रेस ने थोड़ी दिया था, आपने कांग्रेस को लेकर क्यों हल्ला मचाया कि कांग्रेस ने अपने अपने नेताओं को दे दिया, भारत सरकार ने दिया, जिसको समझा उचित दिया, आपने क्यों हल्ला मचाया था तब। यदि पार्टी सम्मान नहीं देती, जैसा आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं देती है, हमारी विचारधारा की सरकार वहां पे, ये स्थितियां तो उस वक्त भी लागू थी, उन्हें तो अभी लगी थी, उसके आगे भी लागू थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता आप कहते हैं, भारत रत्न दिया गया क्या, आप नहीं दिया गया। वर्मा जी, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो किसी भी सम्मान और पद से परे होती है, उनका इतना विशाल का दृष्टिकोण होता है। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में कुछ सोचा था, आज उसकी परिणति हो रही है, तो आप डॉक्टर हेडगेवार को क्या कहेंगे। कुछ शख्सियत सम्मान से परे होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया, तो शायद एलके अडवाणी जी उससे परे हैं, उससे। हाँ, जोशी जी मैं क्षमा के साथ चाहूंगा, अभी भी जो सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है वो जोशी जी को दिया, अडवाणी जी को दिया जा चुका है, पद्म विभूषण है, वो अडवाणी जी पद्म विभूषण है। भारत के योग्य नहीं है अडवाणी जी, ये आपको मतलब हमने मुलायम सिंह को अगर दे दिया, हम वापस ले ले, हमने गलती कर दी, आपने गलती कर दी, आपने अपना तो दांव चला ही है। अरे भाई, आपने अपना कब दांव क्यों मानते हो, क्यों इतने भय में है, क्यों इतने भय में है, दांव मानते हैं, आप इतने कमजोर हैं, आप इतने कमजोर हैं कि हमारी सांस लेने से, हमारी डकार लेने से, हमें हाथ पर हिलाने की 3 धरोहर आपको छठी अडवाणी मुरली धरोहर 1984 के भारत का नारा था, महाभारत की एक 3 धरोहर अटल अडवाणी मुरली मनोहर, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 नेताओं को एक बराबर स्टैंड पे स्थापित किया और कहा नहीं कि 3 के आधार पर हम देश में आगे बढ़ेंगे। अब आप तो ऐसे कहने लग जाओ आज कि साहब अटल बिहारी को बना दिया था मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अडवाणी जी को बना दिया। आप अपने शब्दों को हमारे मुंह में नहीं डाल सकते, आपका काम आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना है, आप करिए, मेरा भी वही अधिकार है, मैं भी करूँ। हो गया। नितिन भाई, क्या आप ऐसी जो विषम परिस्थितियां बीजेपी आपके सामने खड़ी कर रही है, चुनौतियां खड़ी कर रही है,
आपके वोट बैंक में लगातार से लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में अब समाजवादी पार्टी क्या नए सिरे से कोई विचार करेगी? पहले ये प्रयास किए गए, अब सम्मान वाला प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं तो चल रहा, और धर्मप्रकाश जी ने कह भी दिया कि भाई आगे देखेंगे। तो क्या अब आपको लगता है ये एक नई चुनौती खड़ी की गई है चुनावी रणनीति के तहत आपके सामने? वर्मा जी, कतई ये चुनौती जैसी बात नहीं है जी। अभी पिछली डिबेट में भी हम लोग साथ थे तो कुछ चर्चा हुई थी, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का वो चरित्र बताया था। शायद उस पर भारतीय जनता पार्टी जो कट्टरता की बात करती थी, अब वो उदारता की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही है अपने उस चेहरे को, क्योंकि हर चीज की एक अधिकतम सीमा होती है। तो कट्टरता के भी जो ऊंचाइयों पे जाना था, उससे जो लाभ हानि होने थे उनको हो चुके हैं। अब चूंकि जब देश में प्यार मोहब्बत हो चुकी, आज गणतंत्र दिवस का दिन है, अगर देश में प्यार मोहब्बत की बातें चालू हो गई हैं, अब लोग जोड़ने की बात करने लगे हैं, तो निश्चित रूप से कि तोड़ने की जो इंतहा थी वो हो चुकी है। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी को अब उस दिशा में, जैसे कि वो पसमानदा की बात करते हैं, मुसलमान महिलाओं की बात करते हैं, और अब वो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की वास्तविक धरातल पर आने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बनने चली है। कांग्रेस के अंदर मैंने उदाहरण दिया था कि दो धड़े उस समय होते थे, कांग्रेस एक सोशलिस्ट कांग्रेस। तो जो सोशलिस्ट कांग्रेस वो उदारता की बात करती थी, आज जब भारतीय जनता ने गई थी, वापस कांग्रेस बनने की तरफ बढ़ रही है। नया चैलेंज बात है, जो नया चैलेंज आपके सामने आया है, इसके लिए इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? हमें कोई चैलेंज ही नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, माने आप विचारधारा हो ही नहीं सकती। मेरा मानना ये कि आप ये मान रहे हैं कि आपका जो एमवाई वोट बैंक है बिल्कुल इंटैक्ट है, तो इसको हिला नहीं सकता, आप कह रहे हैं। वर्मा जी, इस बात का मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव चलाया जाता है एमवाई की बात। यही बात अभी मैं लेटेस्ट उदाहरण देता हूं। मैनपुरी का चुनाव था, पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निकल के सिर्फ दो बातें करता है। मैनपुरी कैसे जीत जाएंगे? इतना यादव है, इतना मुसलमान है, इसके अलावा क्या है? इतना साग क्या, इतना मौजा, इतना कुप्पा, इतना तेली, इतना धोबी, इतना ब्राह्मण, इतना ठाकुर, इतना मिला के इतने हो गए, कहां से सभा जीत जाएगी? ये नैरेटिव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चलाती है। समाजवादी पार्टी ने कभी यादव मुसलमान की राजनीति नहीं की है। हमने कहा एक विचारधारा की राजनीति रही। समाजवादी पार्टी दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचितों की राजनीति करती रही है, और यही समाजवादी सबका साथ सबका विकास का जो इनका नारा है, ये वास्तविक समाजवादियों का नारा है कि समता और संपन्नता, जो भी दबा कुचला कमजोर है उसको समता संपन्नता संभव बराबरी पर लाकर खड़ा करने की बात ये समाजवादी विचारधारा है। मिश्रा समाजवादी पार्टी में छोटे लीला के नाम से नहीं जाने जाएगा, हमारी विचारधारा नहीं होती। कुछ कह रहे हैं, बताइए। आपने इतनी बातें कह दी कि यादव नहीं, अगर आप इसमें राजनीति मानते हैं तो आप टारगेट करना है यादव को। अगर यादव जाति पर आप केवल नहीं करते हैं राजनीति, तो काहे के लिए परेशान है मुलायम सिंह यादव से? यादव नितिन भैया प्लीज। अब आपके यहां पीसीएस की एक लिस्ट तैयार हुई 32 लोगों की, उसमें 37 की, उसमें 29 यादव थे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहब ये हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट में और रिजेक्ट किया गया। एक मिनट आपको नितिन जी सबको याद है कि जिस समय मुलायम सिंह की सरकार होती थी 90% थानों में यादव थानेदार, आलोक जी भी इसको समर्थन। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा चलाया था। दूसरे दिन प्रोफेसर रामगोपाल जी ने सचिवालय की लिस्ट जारी कर दी थी, कितने प्रमुख सचिव यादव, कितने विशेष सचिव यादव, कितने सचिव यादव, उसमें एक नाम ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा 56 यादव में एसडीएम यादव झूठा। और अब मैं इसका उदाहरण देता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में 73 प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है। ठीक बात है, जिसमें से 68 समाज जाति के हैं, मात्र 6। एक मिनट जयप्रकाश जी, आखिरी सवाल आपसे भी और आलोक जी से भी। जयप्रकाश जी, क्या ऐसा लग नहीं रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 के लिए नई नई चुनौतियां हो गई। हिमाचल चला गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति आप जान रहे हैं, बिहार को आपके बारे में जानकारी है ही है, पश्चिम बंगाल, तो ये जितने भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण के राज्य हैं, तो क्या आप कुछ कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हिंदी बेल्ट ही एक ऐसी है जिसमें हिंदी बेल्ट में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप इस हिंदी बेल्ट को ही अब साधने में लग गए हैं और सोच रहे हैं कि यहीं से कम बेड़ा पार हो जाए, इसलिए आप इस तरीके के जो अभियान चलाए हुए हैं और उसी का एक अंग है, एक कदम है मुलायम को पद्म विभूषण सम्मान। भाई थोड़ा सा संक्षेप बता दीजिए बस। केवल इतनी बात कि आपकी धारणाओं से यह लग रहा है कि मुलायम सिंह इस योग्य नहीं थे कि विभूषण दिया जाता। नहीं, बिल्कुल आप कहें मुलायम सिंह क्यों, तो उसका जवाब दूसरी बात आप हिंदी जो सवाल सर आप हिंदी बेल्ट की बात करते हैं। हाँ। आज आप पूर्वोत्तर की बात नहीं करते, साथ में से हमारी सरकार वहां पर पूर्वोत्तर में है, कर्नाटक पूर्वोत्तर में तो आपके अभी कह चुके हैं अमित शाह वगैरह भी कि भैया अभी पूर्वोत्तर में हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं हुआ, सरकार है बनती है, यही सब जानते। अरे भाई सब जानते हैं, हम इतनी बात पूछ रहे हैं उसका जवाब हम केवल इतना जानते हैं कि नई चुनौतियां तो हर समय हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और राजनीति में, और अगर राजनीति में चुनौतियों से लड़ने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मुझे ये बता दीजिए क्या वो अपराध है। तो क्या मैं मान लूं कि ये चुनौती ये मत बनाने के लिए अगर आपने अगर किसी आदमी से ये पूछे हैं कि आप धर्म प्रकाश के दोस्त हो, कहता नहीं मैं दोस्त नहीं हूं, इसका अर्थ ये नहीं हो सकता मेरा शत्रु है, हो सकता मुझे जानते ही ना हो, तो ये मत कहिए। इसके केवल दो विपरीत नहीं होते हैं, एक चतुष्कोण ही होता है, उसमें चार कोण होते हैं। हो गया, मैं आपकी बात मान गया। आलोक ये जरा थोड़ा कुल मिलाकर निष्कर्ष हमको बता दीजिए कि ये जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है और जो ये रणनीति नई नई चल रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका क्या आप असर देख रहे हैं? क्या वास्तव में आपको लगता है कि मोदी का चुनाव कहीं ना कहीं हलाडोला की स्थिति में है? या फिर आप जो बात कह रहे हैं उस लाइन पे लगभग सभी लोग जो भी समाज के बुद्धिजीवी हैं, जिसको विश्लेषण कर रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, चाल ढाल देख रहे हैं, समाज को मान रहे हैं, इसको थोड़ा सा फिर पीछे से फ्लैशबैक से आगे आते हैं। आप गुजरात के वर्तमान चुनाव में भी हुए, आप उनके नतीजे देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाई। अब फ्लैशबैक में चलते हैं, गुजरात का पिछला चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे बहुमत के करीब पहुंची थी 9970। क्यों? क्योंकि वहां जिग्नेश मेवाणी भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए थे, हार्दिक पटेल भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए थे। जब भाजपा के छोटे छोटे पाटीदार समुदाय, इस तरह के समुदाय वहां भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए, तो भाजपा जैसे तैसे नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा लगा करके सरकार वहां बचा पाई। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया पिछले 5 वर्षों में, मेवाड़ी को अपने पास ले आए, हार्दिक पटेल अपने पास ले आए, तो समाज फिर एकजुट हुआ। जो छोटे छोटे समाज के छोटे छोटे जो पटेल समाज था, पाटीदार समाज वगैरह थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी फिर बड़े प्रचंड बहुमत के साथ में आई। अब बाकी हिंदी बेल्ट की बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में तो अभी कर्नाटक को छोड़ दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के है भी नहीं। कर्नाटक में भी इन्होंने सरकार कैसे हाईजैक करके बनाई पूरे देश ने देखा। ठीक बात, जो हाईजैक किया वो हाईजैक इनके साथ बिहार में हो गया। अब कह रहे कर्नाटक में स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, स्थिति ठीक नहीं है। अब हम गुजरात को छोड़ दिया जाए, हम हिंदी राज्यों का आप देख लीजिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, वर्तमान में नहीं है। दावे कुछ भी किए जाए, कैंटीन बेसिक फैक्ट्री काम आएगा तो हमको मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आप सरकार आपकी नहीं है, झारखंड में सरकार आपकी नहीं है, बिहार में सरकार आपकी नहीं है, उत्तराखंड में सरकार आपकी बनी लेकिन मुख्यमंत्री आपके हार गए। और सॉरी इसमें उत्तर प्रदेश में आप एक प्रचंड बहुमत की स्थिति में है अभी वर्तमान में। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर हम हिंदी बेल्ट को फिर से कायदे से साध लें तो हमारा 2024 साध जाएगा। तो जितनी भी भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में जो भी कार्यकलाप कर रही है केंद्र सरकार के जरिए, वो कहीं ना कहीं है कि हमको 2024 साधना है। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई, धर्मप्रकाश जी और आलोक जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं तो कोई चैलेंजेस ही है 2024 को, और ना भी हो तो वो अपनी मजबूत स्थिति इतना करना चाहती है कि ताकि किसी भी प्रकार का इफ एंड बट ना हो।
कहीं पर भी कामा विराम लगने की स्थिति न हो, ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीति। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे सोचती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब जितने भी चुनाव होंगे 400 दिनों में हम रिकॉर्ड मत लाएंगे। अब ये रिकॉर्ड मत कैसे आएंगे? क्या उसी का एक प्रमुख आधार है मुलायम सिंह को पद्म सम्मान, जिसको लेकर के मचा है घमासान। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।